बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई किरण के साथ जी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे कहते हैं माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर नाजरीन मेरी तरफ से भी, और उम्मीद करते हैं आप जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से आप इंजॉय कर रहे होंगे। नाजरीन 72 घंटे से ज़ायद हमने देखा कि इस्लामाबाद जो है, पाकिस्तान जो है वो मरकज़ निगाह बना रहा। बड़ी सिफारती एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर चलती रहीं, हाई पावर डायलॉग्स जो हैं वो होते रहे, लेकिन ये डायलॉग्स जो हैं ये बेनतीजा रहे क्योंकि इनमें डेडलॉक रहा। क्योंकि अमरीका जो शराइत ईरान से मनवाना चाह रहा था, ईरान उसके लिए तैयार नहीं था, और उसके बाद बिलाखिर ये मुज़ाकरात बग़ैर नतीजा जो है ये ख़त्म हो चुके हैं। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त साबिक सफ़ीर मंसूर साहब ने। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मंसूर साहब, कहिएगा मामला कहाँ पर आकर रुका, कहाँ पर डेडलॉक हुआ, कौन से ऐसे अमरीका के मुतालबात थे जिसके बाद जो मुज़ाकरात हैं ये नतीजा खेज साबित ना हो सके? जी देखिए, इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं ये ईरान और यूएस के दरमियान जो राब्तों का पहला मरहला था। पहले दोनों क्योंकि पार्टीज दोनों ममालिक जंग में थे और 47 इयर्स से दोनों के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। दोनों यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, कई सारी जंगें भी इम्पोज हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मेरा ख्याल है पहले मरहले की कामयाबी जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान अपने सर ले सकता है, वो ये है कि यूएस और ईरान दोनों को टेबल पे लाकर एक नेगोशिएशन टेबल पे बिठा दिया और उन्होंने बड़े एक डिग्निफाइड तरीके से, मैं कहूँगा इन डिफिकल्ट हालात में भी एक नेगोशिएशन की और पाकिस्तान ने उसमें फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया। अब जहां तक उनके बाहमी मसाइल का ताल्लुक है या रीजन के जो मामलात हैं वो काफी गंभीर और कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप बात करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने ब्लॉक की एज ए रिजल्ट ऑफ जो उसके ऊपर अटैक्स हुए, तो वो उसको खोलने के लिए और ईरान की चूंकि डिमांड्स हैं कि वो यहाँ से टोल लेगा या वो यहाँ से उन नुकसानात को पूरा करेगा जो उसे जंग में हुए, तो इस सारे मामले को दोबारा नॉर्मल उस पे लाना, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुली हुई थी जंग से पहले, तो नॉर्मल उस पे लाना जो है उसके लिए मजीद मेरा ख्याल है नेगोशिएशन, लेन देन, गिव एंड टेक दरकार होगा और उसके लिए एक एग्रीमेंट की तरफ जाना होगा। क्योंकि हॉर्मुज़ जो है सिर्फ ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में ही नहीं आता बल्कि ओमान भी शायद लगता है और गल्फ के तमाम ममालिक उसको यूज करते हैं। दुनिया का 20% तेल वहां से फ्लो करता है। इसी तरह अगर दूसरा जो इशू है जिसपे इख्तलाफात नजर आ रहे हैं वो न्यूक्लियर डील या न्यूक्लियर इशू है कि ईरान किस किस्म का न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि वो बिल्कुल किसी किस्म का न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू ना करे, किसी किस्म की यूरेनियम की एनरिचमेंट या अफजोदगी जिसे हम कहते हैं वो ना करे। वो मेरा ख्याल है ईरान के बुनियादी हकायक की खिलाफ वर्जी होगी इंटरनेशनल लॉ के तहत, क्योंकि हर कंट्री को पीसफुल यूजेस के लिए इजाजत होती है इंटरनेशनल लॉ और आईएईए की रेगुलेशंस के मुताबिक। तो न्यूक्लियर की फील्ड में भी एक फ्रेमवर्क ऑफ नेगोशिएशन चाहिए होगा। पहले वो ओमान के थ्रू और दीगर ममालिक के थ्रू कर रहे थे और काफी क्लोज आ चुके थे, लेकिन इस वक्त चूंकि दोनों साइड्स जो हैं, अब जो आप दोनों साइड्स की तरफ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं इन टॉक्स के बाद, वो जरा एक सख्त गियर पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन वो पोजीशनिंग भी है, वो प्रेशर डालने की टैक्टिक्स भी हैं। मसलन अभी आज रात कोई जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, इसमें अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से ये मैसेज मैंने देखा है, कहा गया है कि वो हुर्मुज़ का ब्लॉकेट करेंगे, यानी जो ईरान रोक रहा है उस पूरे रास्ते का, पूरे उस आबी गुजरवा का बड़ा ब्लॉकेट अमेरिका की नेवी करेगी। ये बहुत मुश्किल चीज होगी, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा नेवी की स्ट्रेंथ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें, और दूसरे अगर वो ये करते हैं तो इससे तो जो लोग अभी तक तेल खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत, वो भी नहीं खरीद सकेंगे। तो ऑयल की प्राइसेस जो हैं, अगर वो आज $100 पर बैरल पे हैं, तो वो लामहला चली जाएंगी 150 या उससे भी ऊपर, तो उससे क्राइसिस हल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि अभी तक दोनों साइड्स के पास 21 अप्रैल तक की एक जो डेडलाइन मौजूद है, जिसमें एक हफ्ता बाकी है,
तो इसमें ये पोजीशनिंग भी होती रहेगी और बिल्कुल एक हफ्ता बाकी है मंसूर साहब और पोजीशनिंग भी होती रहेगी। अगर हम बात करें जेडी वेंस की तो उन्होंने बताया कि वो मुज़ाकरात के दौरान 6 से ज़ायद मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से राबते में रहे। मुज़ाकरात से पहले ही ट्रंप का भी पैगाम आया कि मुआहदा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी हाइप के बाद अचानक इस तरह मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद ईरान के हवाले से नई पॉलिसी का आप क्या बनती देख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, अगर आप इसको लार्जर पिक्चर को देखें जो अब से जंग शुरू होने के बाद से अब तक हुआ है, तो लार्जर पिक्चर में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जाती तौर पर अंडर प्रेशर हैं। अच्छा। उनकी कोशिश है कि ये जल्दी से जल्दी कज़िया हल हो ईरान का और जल्द से जल्द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले, क्योंकि डोमेस्टिकली उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है, चाहे वो अमेरिकन पब्लिक हो या अमेरिकी इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि इस जंग में जाने की जरूरत नहीं थी। जो पाकिस्तान और गल्फ जैसे ममालिक ने शुरू में भी कहा था कि इस जंग की जरूरत नहीं थी और ये जंग इजराइल के ईमा पर एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर्स पे स्टार्ट हुई है। तो अब वो चूंकि इस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं तो वो यहाँ से निकलने के लिए वो मुख्तलिफ तरह के प्रेशर डाल रहे हैं और पॉलिसी मेरा ख्याल यही है किसी तरह से, मुझे जो लगता है, मैं अब ये कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक ये भी मामला है कि उनके मुतालिक हतमी तौर पे कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इस किस्म की पर्सनैलिटी हैं, किसी किस्म के हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की इंटरेस्ट इसमें है कि इस झगड़े से, इस वॉर से निकले। इजराइल का इशू जरा मुश्किल रहेगा। इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर और उन दूसरे गाजा के मामले में या अरब ममालिक के मामले में एक सख्त गिर पॉलिसी, जंगी पॉलिसी जारी रखता है, शायद रखे भी, लेकिन इस जंग को किसी ना किसी तरह खत्म करना अमेरिका के मुफाद में है और ये ईरान के भी मुफाद में है और ये लार्जर गल्फ कंट्रीज जो हैं उन सबके भी मुफाद में है। इसलिए पाकिस्तान की इस कोशिश को आप देखें बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत सराहा गया है क्योंकि तमाम ममालिक जो हैं दुनिया के वो इस जंग से परेशान हैं और चाहते हैं कि जंग जल्दी खत्म हो। बिल्कुल, सभी मंसूर सब चाहते हैं जंग जल्दी खत्म हो, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बातें कर रहे हैं। लेकिन सर अगर हम देखें तो तेल की कीमतें अभी से $100 क्रॉस कर गई हैं, 6 पॉइंट का इजाफा हुआ है जो कि देखा गया है। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आपनाए हुर्मुज़ जो है माफ़ कीजिएगा, वो कहते हैं कि आपने हुर्मुज़ से अगर कोई ईरान को टॉल देके गुजरेगा तो वो फिर अपना जिम्मेदार खुद होगा। यानी इनडायरेक्टली वो उन ममालिक को धमका भी रहे हैं कि अगर आपने ईरान को टोल दिया, कोई पैसे दिए गुजरने के लिए, तो फिर आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं कि ईरानी बहरिया में इतनी सकत नहीं है, मानते हैं कि ईरानी बहरिया जो है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है, बड़े उसके बहरी बेड़े तबाह हुए हैं, लेकिन अब भी पासदार इनकलाब के पास जो बेड़ा मौजूद है, यानी छोटी कश्तियां हैं, ये कार्गो जहाज़ों को रोकने की सलाहियत है, वो तो क्या रिपोर्ट हो रहा है कि अब भी 60% तक उनके पास मौजूद है। देखिए, ज्योग्राफिक रियलिटीज जो हैं या जोग्राफियाई हकीकतें जो हैं वो ईरान के साथ है क्योंकि सही ये ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स के साथ ही है। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने के लिए कोई बहुत बड़ी जंग नहीं लड़नी पड़ती, वो अपने चंद शिप्स, मिलिट्री के शिप्स लगाने पड़ते हैं और अगर खुदा न खास्ता किसी स्टेज पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होती है और ईरान के पास इतनी सकत भी नहीं रहती तो ईरान की तरफ से माइनिंग अगर कर दी जाती है तो माइनिंग जो है वो कई साल के लिए फिर इस गुजरगाह को नाकारा कर देगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं या थ्रेट्स आ रहे हैं, लेट्स होप कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ये इस डायरेक्शन में चीजें नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में चीजें जाती हैं तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी और इस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस तरह से खोलना या ईरान को टोल ना लेने से रोकना इस तरह से मुमकिन नहीं होगा। मेरा ख्याल है टोल नहीं होना चाहिए, लेकिन टोल ना होने के लिए ईरान के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नेगोशिएट करना पड़ेगा, जिसमें ईरान के भी तो कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है कि हर चंद माह बाद ईरान के ऊपर अटैक हो जाता है, ये भी तो अनफेयर है ना। देखिए, इंटरनेशनल लॉ में ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं है ज्यादा टाइम के लिए। तो मेरे ख्याल में एक लार्जर इशू
को एक बड़े एग्रीमेंट में लाना पड़ेगा। बिल्कुल मंसूर साहब, बड़े एग्रीमेंट पर लाना भी पड़ेगा और दोनों तरफ से मुतालिबात ऐसे हैं जो कि डेडलॉक इसलिए बरकरार भी है। और ईरान की अगर हम बात करें, उसका कहना है कि अमेरिका वो मुतालिबात कर रहा था जो वो जंग जीत कर भी हासिल नहीं कर सकता। तो क्या वाशिंगटन ईरान को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह देखना चाहता है? जी देखें, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और मेरा ख्याल है ये बहुत ही उनकी अहम स्टेटमेंट है कालीबाफ साहब की, कि उन्होंने कहा कि हमने गुड फेथ में अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस किए हैं, लेकिन अमेरिका वो मुतालबात जो वो जंग में नहीं अचीव कर सका वो टेबल के ऊपर एग्रीमेंट के जरिए अचीव करना चाहता है। आप ये देखिए, ये भी हमें याद रखना होगा कि ईरान ने बहुत सख्त वक्त गुजारा है इस जंग में, और ईरान का सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क का नुकसान हुआ तो ईरान का हुआ है। उनकी सारी टॉप लीडरशिप वाइप आउट हो गई है, उनके स्कूलों पे अटैक्स हुए हैं, उनके ब्रिजेस पे अटैक्स हुए हैं, उनके पावर प्लांट्स पे अटैक्स हुए हैं, उनके वाटर प्लांट्स पे अटैक्स हुए हैं। ईरान के अंदर बहुत, तेहरान और बड़े शहरों में बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है। तो ईरान के जो जज्बात हैं या ईरान की जो फीलिंग्स हैं या एहसासात हैं वो बहुत अहम हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब वॉरिंग पार्टीज आके बैठी हैं टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर उन्हें जंग के मरहले से आगे निकल के सोचना होगा कि गोइंग बैक टू वॉर इज नॉट फीजिबल। ना ईरान के लिए फीजिबल है, मैं समझता हूँ कि ईरान काफी नुकसान उठा चुका है, ना अमेरिका के लिए फीजिबल है, ना आपने देखा कि गल्फ ममालिक जो हैं वो इससे पहले एक अमन का और एक प्रॉस्पेरिटी का गहवारा थे, वहां से बिजनेस और वो सारी एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ईरान की रिटेलिएशन जो है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ भी रही है, चूंकि वहाँ अमेरिकी बेसिस मौजूद है। तो मेरा ख्याल है इस इशू को एक लार्जर एग्रीमेंट के तहत, बिल्कुल लार्जर एग्रीमेंट ही होना चाहिए मंसूर साहब। और हमने देखा भी है ईरान ने इस दफ़ा स्ट्रेटजी बदली है और इस जंग आया है, महदूद नहीं रखा है चंद ममालिक तक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और टेबल टॉक जो हुई है उससे यही लगता है पाकिस्तान का, तो चलें सब शुक्रिया अदा कर ही रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अमेरिका लगता है ईरान से जो चाहता है उसको हम अगर शेर की सूरत में हम ढालें तो वो बनता यही है कि दुश्मनी में कहाँ मुमकिन है जो वार दोस्ती में किए जा सकते हैं। तो लगता है अमेरिका इस तरह करना चाह रहा है कुछ उनके साथ। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान भर में एक बार फिर से बादलों ने डेरे डालने की तैयारी कर ली है। NDMA ने 17 अप्रैल तक मुल्क के तुलु अर्ज़ में बारिशों की पेशगोई की है। इस्लामाबाद से लेकर पंजाब के मैदानों और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों तक हर जगह वक्फे से बरसात का इम्कान है। और मोटरवे पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। क्या ये सिलसिला सिर्फ 17 अप्रैल तक महदूद रहेगा या उसके बाद भी बादल बरस सकते हैं? और क्या ये बारिशें हमारी फसलों ख़ुसूसन गंदम की कटाई पर असर डालेंगी? इन तमाम सवालात के लिए चलते हैं हम। और डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात इरफान विर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो हमें इस पूरे स्पेल की तफसीलात से मुताल्लिक समझाएंगे भी, आगाह भी करेंगे। तो विर्क साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। कहिएगा कि 17 अप्रैल तक ये जो नया स्पेल है इसकी शिद्दत गुज़श्ता साल के मुकाबले में कैसी है, और मुल्क के कौन कौन से इलाके हैं जिनको ये ज़्यादा मुतासर करेगा? देखिए जी, अभी जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ। ये जो है तकरीबन 16 तारीख को ये थर्सडे वाली दिन बनेगा। उस शाम रात को जो है हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज होंगे, जिसमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके जो होंगे, वहाँ पर ये एंटर होगा। उसके बाद जो वीकेंड होगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इनमें जो है ये बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके कुछ होंगे और इससे मुल्हिका इलाके होंगे। वो कि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। और जो पंजाब के इलाके होंगे वहाँ पर चंद एक मुकामात पर जो है ना वो बारिश हो सकती है। जी ठीक। अच्छा इरफान साहब, जैसे कि हमने देखा भी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दी भी देर से आई, अब गर्मी भी जाने का नाम नहीं ले रही है, बारिशों का भी सिलसिला जारी है। तो क्या ये रेनफॉल पैटर्न जो है पाकिस्तान का मुस्तकिल तौर पर चेंज हो रहा है? देखिए, एक्चुअली बाज़ औक़ात हमारे पास जो है ना इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जो है ना वो चीजें आ जाती हैं। ताहम इसमें अभी ये वाले जो वेदर स्पेल आ रहा है, अगला जो वेदर स्पेल है ये ज्यादातर आपका बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे होगा। इसका इम्पैक्ट जो होगा आपका साउथ पंजाब में भी कम होगा और सिंध में भी जो है वो नहीं। जी अच्छा इरफान साहब, ये भी कहिएगा कि लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जैसे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर तेज़ बारिश की कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है और उसके बाद कोई अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है?
देखिए ये जो स्पेल होगा ये वीकेंड में जो है ना ये बारिश करेगा। इसमें जो है ना वीकेंड में किसी किसी जगह पे कोई थोड़ा बहुत शावर कोई इस तरह की बारिश हो सकती है। थंडर अलग इसमें मौजूद होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है ना ये सिलसिला होगा, ठीक है। बाकी रहा आपने जो पैटर्न की बात की थी, तो पैटर्न्स जो हैं वो थोड़े सारे शिफ्ट जरूर हुए हैं, लेकिन वो अभी उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, जैसे कि हम देख भी रहे हैं इस वक्त पंजाब में गंदम की कटाई का सीज़न अरूज पर है। ये बेवक्त की बारिशें गंदम की कटाई को किस हद तक मुतासर कर सकती हैं? देखिए जो है गंदम की फसल जो है अभी अगर आप साउथ पंजाब की बात करें तो साउथ पंजाब में इसका इम्पैक्ट ना होने के बराबर है। तो जबकि जो बलाई पंजाब में ये वाला वेदर है ये एक दिन के लिए होगा, तो इसमें भी कहीं कहीं बारिश है और कहीं कहीं जो है वो गरज चमक है। तो जारी बात है ये गंदम की फसल होगी जहाँ पर ये होगा, लेकिन थोड़े पॉकेट में होगा तो वहाँ पर ये इफेक्ट का सही हल्की बारिश भी हो सकती है कहीं और कहीं तेज भी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि मौसम में तब्दीली आ रही है और न गर्मी आने का नाम ले रही है न सर्दी जाने का नाम ले रही है, और बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और अभी एक और स्पेल आएगा और ये इतनी शिद्दत का नहीं होगा, कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि हल्की बारिश होगी। चलें, ये तो माहम इरफान साहब हमें बता रहे थे कि आने वाले दिनों में क्या होगा, 17 अप्रैल तक क्या सूरत हाल रहेगी। आज क्या सूरत हाल है मौसम की, वो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपसे पूछ लूं, तो आप मुझे समझाएं जाके कि मौसम कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल, मैं टीचर बन के समझाने वाली हूँ। चलिए मैं चलती हूँ और देखते हैं कि जी आज मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, बालाई सिंध, पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 13 और कम से कम 4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 9 और कम से कम 0 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 और मिनिमम 9 डिग्री तक रहने की तवक्को है। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 18 और कम से कम 4 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 24 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि सवात की बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 9 और कम से कम 1 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान डेरा इस्माइल खान, कोहाट, चारसदा, बुनेर, शांगला कलाम, सवात और दीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 27 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 24 और मिनिमम 13 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान का रुख करें तो यहाँ हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 29 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे यानी कि बलोचिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 22 और कम से कम 10 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान है। और जी आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करेंगे सुबह सिंध का मौसम, जहां सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है
35 और कम से कम 22 डिग्री तक गिरने की तवक्को है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 38 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। ताहम ठट्ठा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, दादू और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। तो जनाब, अब मौसम की सूरत हाल के बाद वक्त हुआ चाहता है जान लिया जाए कि आपके सितारों का हाल अहवाल क्या है, और ये जो आने वाला हफ्ता है जो शुरू हो चुका है, जो जिसको हम आज जी रहे हैं, गुजार रहे हैं ये जनाब आपके लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। तो दाऊद अहमद दाऊद साहब हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और बिला ताखिर स्टार्ट करते हैं। दाऊद साहब, एरीज के साथ आपको वेलकम कहते हुए बताइएगा बुर्ज हमल वालों का ये हफ्ता कैसा है? बहुत शुक्रिया आपका। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल क्या होने वाला है? स्टोरी ऑफ द वीक, एरीज बुर्ज हमल। डिटर्मिनेशन काफी हाई है, बहुत सी चीजों में चेंज आने जा रहा है। आपकी पावरफुल एनर्जी आपके हालात में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगी। डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना, किसी की भी बात पे आपने कान नहीं धरने, ज्यादा काम करना है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो प्रॉब्लम थोड़ी सी मौजूद है, इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है प्लान के जरिए। नेगेटिविटी आ सकती है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में एक पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। लव रीडिंग बहुत अच्छी है। अपने पेरेंट्स की एनर्जी को और पेरेंट्स के फैसलों को फौकियत दीजिएगा। एजुकेशन बेहतरीन है तलबा तलबात की। हेल्थ जबरदस्त है और ट्रैवल एहतियात से कीजिएगा। और मून मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक में, एतमाद कामयाबी की कुंजी है। और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम 41 टाइम रोजाना एनर्जी को बूस्ट करेगा। टॉरस के सितारे क्या कह रहे हैं? टॉरस बुर्ज सौर वालों की एनर्जी इस वीक में, स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो पुरसकून तरीके से अपने मामलात को करते हुए नजर आते हैं आप लोग। और यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, चीज़ें डिस्टर्ब भी हो रही हैं, उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, डायरेक्ट रीडिंग, डायरेक्ट डीलिंग। बात करूं जॉब और बिजनेस की तो जॉब और बिजनेस में क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब डिसीजन किस तरह करना है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में थोड़ा सा डिले, प्रॉब्लम, नेगेटिविटी। और जनाब बात करें यहाँ पे एजुकेशन, तलबा तलबात बेहतरीन एनर्जी है, हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और मून मैसेज दे रहा है आप लोगों को अपने माजी को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम एनर्जी बूस्ट करेगा। बुर्जोजा जेमिनाई बुर्जोजा क्या रहेगी स्टोरी ऑफ द वीक? तो जेमिनाई मोहब्बत, प्यार, इज्जत, वकार, बिल्कुल जनाब ज़बरदस्त तरीके से इस वीक का आगाज़ है और चेंज आप फील करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपकी मरकरी का चेंज आपके लिए पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेकर आएगा। अक्ल, फहम और दुरुस्त फैसले इस वीक में आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो कैरियर में पैसा इस वीक में आपको मिलेगा। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में अचानक कोई बड़ी तब्दीली, जिनके नहीं हुए रिश्ते वो कर लें तैयारी। और बात करें एजुकेशन तो थोड़ी सी तालीमी मामलात पे तवज्जो करना तलबा तालबात के लिए इस वीक में ज़रूरी है। हेल्थ की बात करूं तो वॉक ज़रूर करें, 50-50 हेल्थ है। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और मून आपको मैसेज दे रहा है कि अपने खौफ को ख़त्म करना है और डिटर्मिनेशन हाई करके काम करना है। आयत करीमा 41 टाइम रोजाना एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज सरतान, कैंसर बुर्ज सरतान वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो आगाज थोड़ा सा मायूसी के साथ चल रहा है आप लोगों का, लेकिन यहाँ पे पैसों के मामलात, बिल्कुल अखराजात को कंट्रोल करना है, पैसों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश। और यही खबरें इस वीक में आएंगी कि आपने अपने अखराजात को कैसे बैलेंस करना है। ओवरऑल एंड ऑफ द वीक में कामयाबी मिलेगी। जॉब और बिजनेस में फजूल की लड़ाई झगड़े और बहस आपके कैरियर के ऊपर असर अंदाज हो। मोहब्बत की बात करूं तो कामयाबी मिलेगी। और एजुकेशन में प्रॉब्लम है तलबा तालबात की, हेल्थ भी प्रॉब्लम है, ट्रैवल मौका मिलेगा तो करिएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम रोजाना। और आगे खुशहाली है, चांद कहता है आपको। बुर्ज असद लियो वालों को मौका मिल रहा है इस हफ्ते या नहीं? बिल्कुल, लियो बुर्ज असद वालों की बात करूं तो क्या होने जा रहा है यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्चून, कामयाबियों का एक नया आगाज मिलेगा आप लोगों को इस वीक में। और जनाब नई ऑप्शंस, डिटर्मिनेशन हाई, मेडिटेशन, पावरफुल एनर्जी और यहाँ पे एक नई शुरुआत आप करेंगे लियो वाले। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को। और मोहब्बत की बात करूं तो
पॉजिटिव चेंज, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और जनाब एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ, रूहानी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, सोचों का प्रेशर हो सकता है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और मून आपको नामुमकिन पर यकीन रखें का अंदिया दे रहा है और सूरह इखलास 41 टाइम एनर्जी बूस्ट करेगा। विर्गो बुरसुमला इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, खुशियों से आगाज है, मरकरी स्ट्रॉन्ग है, वेडनेसडे सदका है मीठे का। और जनाब यहाँ पे कुछ चीज़ों से मुतल्लिका आपको नेगेटिविटी निकालना पड़ेगी। वो लोग जो नेगेटिव आपके साथ जुड़े हुए हैं और पता है आपको, उनको निकालें ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट करे। और चीटर लोगों को निकालना ही इस वीक में आपके लिए कामयाबियां लेकर आएगा। आगाज ज़बरदस्त, लेकिन आगे नेगेटिविटी लोगों की वजह से। जॉब और बिजनेस डबल माइंडेड है। मोहब्बत की बात करूं तो अंधा एतमाद नहीं करना है। एजुकेशन सुस्ती नहीं दिखानी। हेल्थ प्लान करें वॉक का, और ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और चांद आपको मैसेज दे रहा है एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम हो रहा है, और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए सूरह फलक 11 टाइम पानी पे दम करके जरूर पीजिए। एयर साइन लिब्रा। लिब्रा मेज़ान वालों की बात करूं तो लिब्रा खबरों का वीक है, राब्तों का वीक है, और कनेक्शन का वीक है ये वीक। और जज्बाती नजर आते हैं आप अपने मामलात से मुतल्लिका। यहाँ पे सन की एनर्जी भी है, तो इज्जत, शोहरत और पैसा, जिस काम में हाथ डालेंगे कामयाबी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो पावरफुल एनर्जी, लेकिन नेगेटिविटी दूर जाएगी, नजर उनकी फिर भी आप पे होगी। और बात करें मैरिज और रिलेशन, जबरदस्त है। एजुकेशन कोई डिसीजन है। हेल्थ ज़बरदस्त है। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और चांद आपको मैसेज दे रहा है मनफियत को रद्द करने का वक्त है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम एनर्जी को करेगा बूस्ट। को दूर भगाएं, यानी कि स्कॉर्पियो जी। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब क्या होने जाने वाला है इस वीक में? बैलेंस है, जस्टिस है, एग्रीमेंट है, नई एनर्जी है। और जनाब यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। कामों में बड़ा बूस्ट देखेंगे आप लोग इस वीक में, और सेलिब्रेशन की एनर्जी है आप लोगों की इस वीक में। जॉब और बिजनेस बिल्कुल जबरदस्त है। मोहब्बत है, प्यार है, कैरियर है, पैसा है। जॉब और बिजनेस में चेंज है। अपनी एनर्जी को अपने घर पे भी लगाएं, पैसे को घर पे लगाएं। और जनाब मैरिज और रिलेशन कामयाबी है। एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हेल्थ डिस्टर्ब, अपनी बातों को अपने तक रखें। और ट्रैवल नहीं करना, एहतियात करनी है। चांद मैसेज, ये वक्त कार्रवाई करने का है, अमल करने का है, ना कि आप सुस्ती दिखाएं, काहली दिखाएं। और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द आपकी एनर्जी को बिल्कुल बूस्ट करेगा जनाब इस वीक में। इसलिए आपने पढ़ना है, और पढ़ना है आपने 41 टाइम। इससे आपको होगा फायदा। बिल्कुल जी, फायदा होगा। अब आ जाते हैं बुर्ज क्रॉस की जानिब और सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं। आपके कार्ड्स भी आज नए हैं दाऊद साहब, और थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं थोड़ा सेट होने में। सेजिटेरियस बुर्ज क्रॉस वालों की बात करूं तो एनर्जी ऑफ द वीक, अंधा एतमाद नहीं करना। चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। अपनी जुपिटर की एनर्जी को अपनी रूहानियत पे खर्च करना है। और यहाँ पे मायूसी थोड़ी सी हो सकती है, उदासी, अकेलापन, लेकिन होगा मसला पैसों की वजह से। तो अपने माली मामलात को ज़रूर आप डिस्कस करिए। जॉब और बिजनेस बिल्कुल एक नया आगाज़ और अब बेहतर करने की तरफ शुरुआत। मोहब्बत की बात करूं तो मायूसी, अकेलापन। और एजुकेशन 50-50 एनर्जी, अच्छी एनर्जी नहीं है। हेल्थ ज़बरदस्त है। ट्रैवल कर सकते हैं। और मून आपको मैसेज दे रहा है अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम। और यहाँ पे पढ़ना है आपने रोज़ाना। ठीक है। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है? काम काफी ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है। और जनाब सुस्ती और काली नहीं दिखाना, और प्लानिंग बिल्कुल। थोड़ा सा तबीयत में मुदब्बरानापन, और मुस्तकबिल की मंसूबों के ऊपर गुफ्तगू। थर्ड बात की यह है कि जो चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन मिलेगा इसलिए कि आपने अपनी सोच, अक्ल, फहम और अपने मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना है। कनेक्टिविटी, जॉब और बिजनेस बेहतर काम करने के लिए, अपने मामलों को बेहतर करने के लिए फाइट कर रहे हैं अपने आप से भी और हालात से भी। लेकिन यहाँ पे एहतियात भी करनी है। मोहब्बत में है कामयाबी, एजुकेशन में है डेवल, तालीमी मामलात में डिस्टर्बेंस है। हेल्थ, सेहत का ख्याल रखें, खाना वक्त पे खाएं। और ट्रैवल एनर्जी अच्छी है, कर सकते हैं। आपकी मेहनत रंग ला रही है, ये चांद कहता है। तो बिल्कुल जनाब कामयाबी मिलेगी। और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली किराम 41 टाइम एनर्जी को करेगा बूस्ट। एक्वेरियस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक,
जज्बाती नजर आते हैं, अपने कामों में बड़ी स्पीड नजर आती है, तेजी से काम करना चाहते हैं और बिल्कुल होंगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है, माली मामलात में स्ट्रॉन्ग है, नई ऑप्शन, नई जिद्दतें, नए रास्ते आपको इस वीक में मिलेंगे। और मैरिज और रिलेशन में बहुत अच्छी एनर्जी है, जॉब और बिजनेस में बैलेंस है, एजुकेशन जबरदस्त है और हेल्थ जिम्मेदारियों का बोझ से डिस्टर्ब करेगा। वॉक जरूर करें और ट्रैवल रूहानी भी हो सकता है। और चांद कहता है आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की जरूरत है। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए सूरह फलक 11 टाइम रोजाना। लास्ट वन पाइसेस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, सन से आगाज, बहुत अच्छी एनर्जी है, कामयाबी है। वीनस का पाइसेस में आना आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। यहाँ पे आप लोग बेहतर एनर्जी के साथ कामयाबियां हासिल करेंगे और दुश्मन जाएगा भाग। और जनाब यहाँ पे कामयाबियों का तीसरा कार्ड भी आपके लिए इस वीक में बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा है, पैसा भी आएगा, मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा और सुकून अपने कैरियर में महसूस करेंगे। तो कैरियर बढ़ा सकते हैं। और मोहब्बत की बात करूं तो चीटिंग हो सकती है यहाँ पे। एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हेल्थ, पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा पानी और सूरह फातिहा पढ़ के पी रहे हैं। और ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। चांद कहते हैं आपको कि जज्बात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जनाब पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए वीक में सूरह नास 11 टाइम पानी जबरदस्त जी, जज्बात बहुत बढ़ गए, इनको कंट्रोल ही करते हैं। ब्रेक पर चलते हैं, वक्त हुआ ब्रेक का। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान में गर्मी का पारा हाई होते ही सिर्फ बिजली का बिल ही नहीं बढ़ता बल्कि हमारी स्किन के मसाइल भी डबल हो जाते हैं। तपती धूप, झुलसाती लू और आलूदा माहौल के बायस हमारा चेहरा अपनी कुदरती ताजगी खोने लगता है और फिर लोग महंगे फेस वॉश और क्रीमें खरीद लेते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं जानते कि सन बर्न और सन टैन में क्या फ़र्क है। ये अल्ट्रा वायलेट शुआएं खामोशी से आपकी जल्द को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल, और आपको आइडिया भी नहीं होता। और गर्मियों में हम देखते हैं एक्ने बहुत ज़्यादा होती है, पसीने से जो मसाम है वो जो बंद होते हैं वो खुल जाते हैं और रंगत पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चेहरा जो है वो डल होना शुरू हो जाता है। और अगर हम ये गलती करते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई टोटका देखा और उसे अपने चेहरे पर आजमा लिया तो बस फिर जी बगैर सोचे समझे आप अपनी जल्द का नुकसान कर लेते हैं। तो इन तमाम उलझनों को सुलझाने के लिए, आपकी जल्द को बेहतर और तरोताज़ा, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी हर्बलिस्ट नैयर आपा, जिनके पास हर मसले का हल है जल्द से रिलेटेड। तो चलते हैं उनके पास। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आप हम देख रहे हैं अब आगे गर्मी आनी है, बारिशें भी हो रही हैं, हब्स का भी मौसम है, तपिश भी बहुत ज़्यादा है। तो स्किन को भी समझ नहीं आ रही कि मौसम किस तरह का है, कैसे डील करना है। तो इस मौसम में आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या नुस्खा है कि जिससे स्किन को बेहतर किया जा सके? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है वो जिन लोगों की ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा स्किन पे ऑयल आना शुरू हो जाता है, पसीना आता है, ओपन पोर्स हो जाती हैं। और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है क्योंकि पसीने के साथ जो है ना वो स्किन पे एलर्जीज, रैश, खारिश, तो फिर एक्नी और इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले तो ये मैं जो है वो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा आपने फेस को वॉश नहीं करना आम फेस वॉश या साबुन के साथ। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चियां क्या करती हैं, दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा जो है वो फेस वॉश कर रही होती कि ऑयल आ गया है, टैनिंग हो रही है, उलझन फील कर रही हैं। तो उसके साथ ये क्या करती हैं कि वो बार बार फेस वॉश करने से जो है वो और ज़्यादा स्किन पे एलर्जीज वगैरह हो जाती, क्योंकि एक जो इनका अपना मॉइस्चर है, ऑयल है, वो फेस वॉश के साथ आप निकाल देते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बार बार जो है वो फेस को वॉश करना जो है वो गलत है। इसके लिए इस गर्मी के अंदर उसके बाद अगर आप हैवी बेस लगा रही हैं, कोई भी अगर दिन के टाइम हैवी जो है वो क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रही हैं, चाहे डे में चाहे नाइट में, तो आप अपने पोर्स को क्लोग कर देती हैं। तो गर्मियों के अंदर पसीना आ रहा है, इसको आने दें, स्वेटिंग हो रही है, इसको होने दें, इसको निकलने दें। इसके ज़रिए आपके स्किन के अंदर का जितना वेस्ट मटीरियल है वो निकल रहा है। आपके टॉक्सिन्स जो आपके पसीने के जरिए आपकी स्किन ने बाहर निकालने हैं तो उसको निकलने दे। अगर आप उसको अंदर ही दबा के रखेंगे, उसको नहीं निकलने देंगे, तो फिर ये चीजें आगे जाके जो है वो और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती हैं। तो इसके लिए जो है जो बेहतरीन है गर्मियों के अंदर, इसको हम जो है वो टोनर, एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कैरी करती हैं, इस तरह की चीज़ों को जो है वो आप अपनी रूटीन के अंदर यूज़ करती हैं, तो आपको जिन लोगों को जो है वो एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नी नहीं होगी,
ऑयल कंट्रोल रहेगा। उसके बाद जिन लोगों का सन टैन हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, तो उसके लिए जो है सारे वो यानी कि मसाइल के लिए रंग बिरंगे नुस्खे आज तो बड़े जी 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 अच्छे बहुत लग रहे हैं। ईजी बड़े है। खुशनुमा रंग है और आपकी स्किन भी इसी तरह की Skin चमकती भी हो इसी तरह जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, फूलों के साथ। और ये फूल आप देखें हर जगह लगे हुए होते हैं, क्यारियों में लगे हुए होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑयली स्किन की, ओपन पोर्स की, कि उन्हें अपनी स्किन की केयर किस तरह से करनी है, फेस वॉश उन्होंने किस तरीके से करना है। इसके लिए कि आपने क्या करना है, आप जो है वो रोज वाटर ले लें या आम डिस्टिल्ड वाटर ले लें, ठीक है। जो आप पानी पीते हैं अपने घर में, आप वो वाला ले लें, फिल्टर वाला आप पानी ले लें, ठीक है। ये आपने ले लिया। इसके अंदर ऑयली स्किन वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ओपन पोर्स हैं, एक्नी प्रोन स्किन है, इसके अंदर आप फ्रेश नीम के पत्ते, ठीक है, फ्रेश नीम के पत्ते अच्छी तरह से धो के इनकी जो नरम कोंपलें हैं आपने वो लेनी है। इसकी आपने थोड़ी सी टहनियाँ भी साथ ही ले लेनी है, ठीक है। ये आप इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद इसके अंदर जो है वो आपने पुदीने के पत्ते, क्योंकि पुदीना आपको पता है सूदिंग प्रॉपर्टीज है, ठंडक देता है, सुकून देता है, और उसका अरोमा, उसका एसेंशियल ऑयल स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए जो है ये बेहतरीन है, ठीक है। ये दो चीजें, नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते। इसके बाद इस तरह से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ये है मेंथोल। ये इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से ये क्रिस्टल्स के अंदर है, ठीक है। ये आपने इस तरह से इसके 1 या 2 क्रिस्टल आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ठंडा इफेक्ट देगा, ये आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन को जो है ये ठंडा करेगा। इसके बाद इसके अंदर जो है ये कपूर, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। कपूर आपके दानों के दाग धब्बे जो है वो उसको कम करता है, स्किन की टैनिंग को खत्म करता है। ये भी स्किन को सूदिंग और कामिंग जो है वो इफेक्ट देता है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है। बिल्कुल इतना सा टुकड़ा, 200 ml वाटर, इतना सा टुकड़ा कपूर का, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी सी फटकड़ी, ठीक है, फटकड़ी को खील करके इसका पाउडर बनाया हुआ है, सिर्फ इतनी सी फटकड़ी लेनी है, आपने ज्यादा फटकड़ी नहीं लेनी, ठीक है। ये डाल दिया। इसके बाद आपने इसको रख देना है गर्म पानी के अंदर, ठीक है। यहाँ आप इसको 3 से 4 दिन के लिए किचन में जार रखना है, जार को, हाँ जी, ठीक है। यहाँ 3 से 4 दिन के लिए आप इसको किचन में रख दें, ठीक है। ये आपका बेहतरीन जो है टोनर रेडी हो जाएगा। ये वाला टोनर आपकी एक्नी को ड्राई करेगा, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा। आप इसको आर्म पिट पे भी जो है वो यूज कर सकती हैं। आप जो ड्यूड्रेंट्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है इसमें अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। इस तरह से इसको जो है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसको इस तरह से स्प्रे बॉटल के अंदर आप डाल के रखें, ठीक है। तो इसको आप ऑयली स्किन वाले एक्नी के लिए इसको यूज करें। जबरदस्त। इसके बाद जिन लोगों की जो है वो टैनिंग हो जाती है, सन टैन हो जाता है, सन बर्न हो जाता है बहुत ज्यादा, उसके लिए जो है ये गेंदे के फूल जगह जगह लगे हुए हैं। गेंदे के फूलों के अंदर ये क्वालिटी है कि ये आपकी टैनिंग को रिमूव करता है, आपकी सन की वजह से जो स्किन बर्न हो गई है उसको हील करता है, उसको रिपेयर करता है। इसको भी आपने जो है वो चाहे रोज वाटर में या डिस्टिल्ड वाटर में, इसके आपने थोड़े से जो है वो फूल ले लेने हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी स्किन के ऊपर वाइटनिंग भी हो, आपका स्किन जो है वो, आपका कलर जो है वो फेयर भी हो, इसी के अंदर आपने जो है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, बहुत ज्यादा नहीं, आपने इतनी सी इसके अंदर साथ हल्दी ऐड कर लेनी है, और साथ इसी के अंदर आपने थोड़ा सा मुलट्ठी का पाउडर, क्योंकि जो मुलट्ठी है ये कलर को ब्राइट वाइट करती है, दाग धब्बों को जो है वो रिमूव करती है। इसी के अंदर मुलट्ठी का पाउडर, ठीक है, ये डाल के ये 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये वाला जो टोनर रेडी होगा, ये आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा, आपके कलर को फेयर करेगा, आपके दाग धब्बे छाइयों को जो है ये खत्म करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद कैमोमाइल का जो है वो टोनर, कैमोमाइल रिलैक्सिंग सूदिंग इफेक्ट देती है। इसकी चाय भी आप पिए गर्मियों के अंदर, ये आपको बहुत नॉर्मल रखेगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हॉट फ्लशीज हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है कैमोमाइल टी। आम चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, आप ऑफिस वगैरह में बैठे हैं इसको अवॉइड करें, कॉफ़ी को, चाय को। तो कैमोमाइल टी, इसके आप देखें टी बैग्स भी मिलते हैं, ठीक है, तो वही टी आप बनाएं, वही आप जो है उसको पिए भी, और उसी को आप फेस पे स्प्रे करें, ठीक है। एक चीज़ और, मैं जो बहुत ज़्यादा जो है, जो लोग नहीं ये वाली चीज़ें रेमेडीज जो है वो बना सक रहे होते, मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगा जो है ये कैलामाइन लोशन, ठीक है, ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है। कैलामाइन लोशन मैंने, मेरी जो
30 साल की प्रैक्टिस है, जिनकी स्किन सन बर्न हो गई है, बिल्कुल स्किन जल गई है, रेड हो रही है, रैशेस हो रही है, इस तरह की खवातीन के जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टीरॉयड मर्करी बेस क्रीम में लगा के प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज किया हुआ है, तो ये वाली, उसके बाद बच्चों को रैशेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उन सब के लिए कैलामाइन लोशन मेडिकल स्टोर से ले आए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ये चीजों को नहीं कर रहे, कैलामाइन लोशन आप घर पे आए या फेस को वॉश किया, कैलामाइन लोशन की पतली सी लेयर पूरे फेस पे लगा दें। आप डेली बेसिस पे करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम से रिलैक्स हो जाएगी, आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, आपकी किसी भी तरह की एलर्जीज, रैश, खारिश है, उसके लिए कैलामाइन लोशन बेहतरीन है और ये बच्चों के लिए भी सेफ है। आपा हमें बिल्कुल वो फिर ये उन महंगी महंगी क्रीमों का मुतबादिल है जो हम बच्चों पे अप्लाई कर रहे होते हैं। आपा हमें ये बताएं कि बाइकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमारा भी ख्याल रखा करें जब आप इस तरह के टोटके जो हैं वो पूछ रहे होते हैं। और फिर अब तो हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी एक चीज़ है, खुशाइंद हमारी खवातीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्कूटीज चलाना शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स पे हमें नजर आती हैं, तो उन्होंने अपनी स्किन को कैसे बचाना है? देखें धूल मट्टी भी है, फिर पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, एहतियात क्या करें और लगाना क्या है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से ये देखे मैंने सारे जो है वो टोनर आपके साथ शेयर किए हैं ना, तो जिस तरह से आप बात टैनिंग की कर रहे हैं, हमने ये वाला जो नीम के पत्ते और पुदीने के साथ जो हमने टोनर बनाया ना, आप क्या करें, इसी के अंदर 2-3 रीठे, ठीक है, पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, उसकी गुठली निकाल के इसी में डीप कर दें, ठीक है, टोनर में नहीं डालने, आपने इसी में वो डाल दिया, ये आपका फेस वॉश टोनर बन गया। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने साबुन को और फेस वॉश जो ऑलरेडी यूज करें उसको वाइट करें, आपने इसको स्प्रे करेंगे ना, स्प्रे करेंगे, आप मसाज करेंगे, आपकी झाग बन जाएगी, आपकी सारी डस्ट इम्प्योरिटीज डीप पोर से जो है ये वाला टोनर फेस वॉश बाहर निकाल के ले आएगा। उसके बाद आप क्या करें, उसको कॉटन के साथ जो है वो रिमूव कर दें। और अगर जो बाइक वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, मर्द हजरात हैं, बच्चियां भी, जैसे आपने बताया मेरी दोनों बेटियां, एक लेक्चरर है माशाल्लाह, दूसरी भी PhD कर रही, दोनों के पास स्कूटियां हैं, स्कूटियों पे माशाल्लाह से जो है वो ट्रेवल करती हैं। तो उसके लिए जो है मैं आपके साथ जो है वो एक बहुत जबरदस्त जो है वो रेमेडी शेयर करती हूँ, जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये बेहतरीन एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है, जो बड़ा माइल्डली जो है ना वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है। आप क्या करें कि आपने जो है वो लेना है 1 कप जौ का आटा, 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच उसके अंदर हल्दी का पाउडर और 1 खाने का चम्मच मुलट्ठी का पाउडर जी, ये वाले पाउडर बना के रख लें। रात में आप घर पे आए हैं, ये आप 1 टेबल स्पून लें, दही में मिक्स करें और जहां जहां टैनिंग है वहां पे लेप कर ले 10 मिनट के लिए। उसके बाद मसाज करते हुए आप वॉश कर दें और हमने जो हल्दी वाला टोनर बनाया बाद में ये स्प्रे कर लें। एक ही दफा यूज के बाद जो है वो सारी टैनिंग को जो है ये सारी टैनिंग जी दूर भाग जाएगी। जबरदस्त नुस्खे हैं, बहुत शुक्रिया आपा। और स्किन के जी आजकल में बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि गर्मी सर्दी मिक्स सा मौसम है और स्किन के बहुत ज़्यादा मसले थे, आपा ने हल कर दिए। इनको ज़रूर अपनाएं और अपनी स्किन को अच्छा बनाएं। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बेनतीजा ख़त्म होना महज एक सिफारती धचका नहीं, बल्कि आने वाले आलमी मौशी ज़लज़ले का इशारा भी है, जिसका मरकज़ आबनाए हुर्मुज़ बनने जा रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए टोल फीस लेने का ऐलान किया है और दूसरी तरफ अमरीकी पॉलिसी भी बड़ी दिलचस्प है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले, बाहर निकलने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाए। जी बिल्कुल, और मुआशी तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा मुतवक्के हैं और ये फैसला आलमी एनर्जी मार्केट के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया का 1/3 तेल जो है इसी रास्ते से गुजरता है। और क्या ये सूरत हाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आसमान पर ले जाएगी? पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक इस मुआशी तनाव को बर्दाश्त कर पाएंगे? इन तमाम मुआशी पहलुओं का गहरा तजिया करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नामवर माहिर मुआशियत हारून। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताइएगा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से सब वाकिफ़ ही हैं और जिस मुआशी ठहराव की उम्मीद पैदा हो गई थी वो अभी भी हम देख रहे हैं मुश्किल में नज़र आ रही है। आबनाए हुर्मुज़ की बात करें, ईरान के कंट्रोल में है और इसने टोल फीस अदा करने का ऐलान किया है। क्या कोई मुल्क को ऐसी गुजरगाह पर टैक्स लगा सकते हैं? ऐसी सूरत हाल हो सकती है और जब ऐसा हो जाए तो क्या इफेक्ट आएगा इसका? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो तो आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ थी कि अमेरिकन और ईरानियन ने
बैठ के एटलीस्ट इस मौजू पे बात की है, जिसको मार्केट्स जो हैं एक होप, थोड़ी सी ग्लिमर उससे आई है कि ये बातचीत कल को आगे बढ़ सकती है। टोटल डेडलॉक नहीं है। लेकिन ये जो अभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ईरान चार्ज करेगा और अपनी पसंद के कंटेनर्स को जाने देगा, अमेरिका कह रहा है कि अपनी नेवल फोर्स के थ्रू मैनेज करेंगे, ये वरीसम सिग्नल्स हैं मार्केट्स के लिए, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी कानून है उसमें जिसको हम ट्रांजिट कहते हैं, ओवरलैंड भी और सी का भी, वो ट्रांजिट से आप किसी को रोक नहीं सकते। ये एक शेयर्ड वाटर होता है, आप उसकी एक मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन नीदर कंट्री कैन फोर्स कि ये कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ईरान के लिए भी बेहतर है कि वो कोई मल्टीलैटरल सिस्टम के अंदर कोई एग्रीमेंट करे खित्ते के ममालिक से कि इसको कैसे सबसे बड़ी चीज ट्रेड के अंदर होती है कि ट्रेड में चीजों की सिक्योरिटी, ईज ऑफ ट्रैवल, कि उनको ये वरी ना हो कि ट्रैवल रुक तो नहीं जाएगा, डिसरप्शन, उसको जब तक खत्म नहीं किया जाता तो ये तेल की कीमतें वॉलेटाइल रहेगी। अरुण साहब, आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का मौक़िफ़ जो है बड़ा ही दिलचस्प है। गुज़श्ता दिनों ट्रंप साहब ने कहा कि उसके बंद होने या खुलने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले, निकलने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी का ऐलान भी हम सुन रहे हैं और ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को गुजरने से रोकने के पीछे अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्ट्रेटजी नज़र आती है? जी देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं है। देखिए ना, मिडल ईस्ट के अंदर बेसिकली जो वॉर है वो तो प्रॉम्प्ट इजराइल ने की है। इसके बाद आप देखिए जो छोटे ममालिक हैं, यूएई वगैरह, वो उनके एलाय हैं, वहां उनके बेसिस हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यूएई ईरान का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। अब ये जो तल्लुकात खराब हो रहे हैं और यूएई ने यूएस के कैंप में विजिबली पोजीशन ली हुई है, तो इट्स नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसके पीछे और बहुत से ममालिक का हाथ है। सिमिलरली जो आप देखिए इस वक्त यूरोप के अंदर यूटिलिटी बिल्स बढ़ रहे हैं, यूके के अंदर पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, क्योंकि उनका भी इस पे, तो ये अकेले यूएस का इशू नहीं है, क्योंकि यूएस के पास तो अपना ऑयल भी है, लैटिन अमेरिका से भी ले सकते हैं, लेकिन ये इस पूरे खित्ते का, जापान, चीन, सबका इसके अंदर इंटरेस्ट है। तो अभी इसका मेरे हिसाब से जो अभी बातचीत हुई है, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि जी हम इसको मैनेज कर लेते हैं सऊदी अरब, ईरान के साथ मिलके, लेकिन शायद अगर इसके अंदर और कुछ ममालिक को डाला जाए तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी, और ये मुझे लगता है कि ये तस्वीर इस तरफ चला जाएगा। सही सही। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आलमी ताकतें हैं, इनके पास आबनाए हुर्मुज़ का कोई काबिल अमल मुआशी मुतबादिल मौजूद है, या दुनिया तेहरान और वाशिंगटन के रहमो करम पर ही रहेगी? ये करंटली तो नहीं है। अगर है भी रेड सी की तरफ से तो बड़ा एक्सपेंसिव है और उस टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जीसीसी के ममालिक की एक ख्वाहिश है कि एक ऑल्टरनेट रूट बन जाए। लेकिन बेहतर पूरी दुनिया के लिए यही है कि कोई ईरान के साथ ऐसा वर्केबल सोल्यूशन बन जाए कि ईरान की सैंक्शंस में कुछ कमी आ जाए और ईरान ट्रेडिंग कर सके, और इन रिटर्न उस ट्रेड ऑफ में जो अमेरिका और आलमी ताकतें उसको कह रही हैं वहां पर थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स पीछे चला जाए। ये हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है, लेकिन इसको, ये एक प्रोसेस है। ये जो हमने अभी ये जो मुज़ाकरात थे, आई थिंक एक हाइप क्रिएट हो गई दैट एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड। आई थिंक ये एक प्रोसेस का आगाज है। 40 साल से एक मुल्क सैंक्शंस में है, उसको चेंज होते सूरत हाल वक्त लगेगा। बिल्कुल सही। हारून साहब, आपने हुर्मुज़ की बंदिश से एशियाई ममालिक की मैशतें शदीद मुतासर हो रही हैं, तो क्या हम एक बाकायदा ग्लोबल ट्रेड वॉर की जानिब बढ़ रहे हैं? जी, ट्रेड वॉर तो ऑलरेडी हो रही है जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलैटरल टैरिफ लगाने शुरू किए थे, मल्टीलैटरल सिस्टम को खत्म कर दिया था, WTO की कोई अब रिस्पेक्ट नहीं रही है, तो ट्रेड वॉर तो चल रही है। लेकिन इस वक्त ग्लोबल लीडरशिप जो है वो कुछ माली मफाद के लिए बड़े शॉर्ट टर्म ऐसे फैसले ले रही है जो ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को हिट कर रहे हैं। आप देखिए, जब से ये फैसले लेने किए हैं, इस वक्त रिसेशन जो है दुनिया का वो जा नहीं पा रहा है, दुनिया कोई ग्रोथ में नहीं जा रही है। 50% जो दुनिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो एशिया से है। एशिया में चीन सबसे बड़ी मईशत है,
अब अगर चीन को आप स्लो डाउन करते हैं तो बाकी दुनिया भी स्लो डाउन होती है। तो ये इसके बड़े डीप रूटेड हैं। पाकिस्तान को यहाँ पर बड़ा केयरफुली अपनी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उसको डिवर्सिफाई करना है। हम अब एक दो ममालिक पे इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनकी मईशत बैठेगी तो हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। सही सही। अच्छा हारून साहब, माहिरीन का ख्याल है अगर आबनाए हुर्मस इसी तरह बंदिश का शिकार रहती है तो खाम तेल की कीमतें $150 तक जा सकती हैं। आप इस सूरत हाल में आलमी अफरात ज़र को कहाँ देख रहे हैं? जी, आलमी अफरात ज़र तो हर मुल्क की देखे ना, जैसे पाकिस्तान है, हम 85% पेट्रोलियम की चीजें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि हमारे पास अपना नहीं है। जिन ममालिक के पास लॉन्ग टर्म रिजर्व्स हैं, जैसे चीन 104 दिन का रिजर्व रखता है, यू नो, सो ये हर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं जैसे कि हमारी है, हमें बड़ा सीरियस गौर करना है कि डिमांड कैसे मैनेज करें और ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ अगले 3 से 5 साल में किस तरह मूवमेंट की जाए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स के जो शॉक्स हैं वो 250 मिलियन की पॉपुलेशन के मुल्क के लिए एब्जॉर्ब करने बड़े मुश्किल हैं। हम कोई बहुत छोटा सिंगापुर जैसा आइलैंड नहीं है कि हम इसको आराम से डील कर लें। बड़ा मुल्क है और आबादी भी ज़्यादा है और चैलेंजेस भी उससे ज़्यादा हैं। हारून साहब, पाकिस्तान ने एक तरफ सालिस बनकर मीडिएट करवाने की कोशिश की, तनाज़े को ख़त्म करवाने की, दूसरी तरफ तवानाई के लिए सारा इन्हिसार दरामदी तेल पर है। इस तनाज़े की तवालत पाकिस्तान की इकॉनमी को किस हद तक मुतासिर करेगी मज़ीद? जी, तो ऑलरेडी कर रही है। हमारी जीडीपी ग्रोथ के अंदर ऑब्वियसली स्टैग्नेशन दिखाई देती है 2026 में। ज्यादा वरीसम ये है कि जो मुतवस्सित तबका है, मिडिल और लोअर मिडिल इनकम कार्डर्स, उनके ऊपर कंजम्पशन पावर कट होने का ज्यादा फियर है, क्योंकि ये जो ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, उन्होंने जो प्रोड्यूसर्स हैं चीजों के और बेचने वाले, उन्होंने तो कंज्यूमर को पास ऑन कर दी है। लेकिन ये इवन प्राइसेस वापस जाएं, हमने कीमतों का मैकेनिज्म ऐसा है कि रिवर्स होता बहुत कम देखा है। तो इनकम लेवल ऊपर नहीं जा रहे हैं, इरोजन है क्योंकि महंगाई जा रही है, 7.5% ऑलरेडी है इन्फ्लेशन। तो पाकिस्तान को इस वक्त इस साल बहुत केयरफुली अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है और ग्रोथ के लिए डिवर्सिफिकेशन की पॉलिसीज बनानी है और इन्हिसार ऑयल पर आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। उसके अलावा मुझे पाकिस्तान की कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी दिखाई नहीं देती। हाँ, सालिस का किरदार जो अदा कर रहे हैं उसके इन रिटर्न अगर पाकिस्तान कोई स्पेस ओपन कर ले कि हम ईरान से गैस पाइपलाइन बना सकें तो दैट विल बी ए मेजर ब्रेक थ्रू। हारून साहब, ऐसी सूरत हाल में आलमी स्टॉक मार्केट्स की बात करें या गोल्ड मार्केट की बात करें, इस कशीदगी पर कैसा रद्द-ए-अमल दे रही है और सरमायाकारों के लिए अब अपने कैपिटल को बचाना कितना डिफिकल्ट हो गया है? जी, गैर यकीनी की सूरत हाल में सरमायाकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। सरमायाकार शॉर्ट टर्म कमोडिटीज की तरफ जाते हैं जिनको बेचा जा सके, लिक्विड स्टॉक्स की तरफ जाते हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग ज्यादा होती हो, लेकिन वो फिर भी ज्यादा देर होल्ड नहीं करते क्योंकि उनको इल्म नहीं होता कि इस एक पर्टिकुलर स्टॉक की किस इकोनॉमी में सडनली शार्प डिक्लाइन आ सकती है। तो इस वक्त दुनिया की मार्केट्स के लिए वरिसम ये है कि जो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे वो इस वक्त उन्होंने अपनी पोजीशन बदल के शॉर्ट टर्म कर लिया है और वो चीजों में जगल कर रहे हैं कि अब ये खरीद लो, ये बेच दो, सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, प्रेशियस मेटल्स में चले जाओ। तो ये एक सूरत हाल जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास रिसर्च है, रिसोर्सेज हैं, वो तो शायद मैनेज कर ले, लेकिन छोटे इन्वेस्टर के ऊपर इसका इम्पैक्ट बड़ा आने। सारे ही सरमायाकार जो हैं वो मोहतात हो गए हैं इस सूरत हाल के अंदर। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त का, और यकीनन सर जो हैं उनका एतमाद भी जो है वो मुतासर हुआ है और वो भी अब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमत जो है वो खुदा न खास्ता $150 फी बैरल तक जा सकती है अगर सूरत हाल कंट्रोल में ना हुई। और ये खतरा तो मंडला ही रहा है और टेक्नोलॉजी के दुनिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आसानियाँ तो करती हैं, वहीं हमें कुछ ऐसे खतरात के सामने भी
ला खड़ा करती हैं, जिनका अंदाज़ा लगाना नाज़रीन मुश्किल होता है। और तसव्वुर करें आपको एक ईमेल आए कि आपकी ज़िंदगी भर की जो यादें हैं, आपकी तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट होने वाली हैं क्योंकि आपका iCloud जो स्टोरेज होता है वो भर गया है। तो आप क्या करेंगे? यकीनन घबराहट का शिकार होंगे और आप उस बटन पर क्लिक करेंगे जो आपको अदायगी का कहता है। और बस यही वो लम्हा होता है जहां जालसाज जो है वो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और एप्पल के नाम पर होने वाला ये नया फ्रॉड इस कदर महारत से किया जा रहा है कि अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों की जो स्टोरेज है ना आईफोन की वो फुल्ली होती है। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक फिशिंग जाल है। बरतानवी अखबार भी इसके जो बताता है इस हवाले से कि ये हैकर्स आपको फाइनल वार्निंग भेजते हैं ताकि आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएं और अपनी बैंकिंग डिटेल्स जो है एक जाली वेबसाइट पर एंटर करें। इससे बचने का तरीका बहुत आसान है कि हमेशा आप भेजने वाले का ईमेल एड्रेस चेक करें। अगर उसमें अजीबोगरीब अल्फाज हैं तो वो यकीनन फ्रॉड है। और याद रखें, एप्पल कभी भी आपको इस तरह धमका कर अदायगी का नहीं कहेगा। और अगर आपको शक है तो बराह रास्त फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर अपना स्टोरेज चेक करें और किसी भी ईमेल के लिंक पर क्लिक करने से गुरेज करें। और फ्रॉड को abuse@icloud.com पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जनाब इस तरह से आप ख़ुद को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी जनाब आप इस तरह के फ्रॉड से महफूज हैं। नाज़रीन, कभी आपने बादलों की तरफ देखकर ये महसूस किया है कि कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको देख रहा है, या गाड़ी के फ्रंट डिज़ाइन में आपको किसी इंसान की आंखें, चेहरा नज़र आया हो? हम अक्सर इस तजर्बे से गुजरते हैं और इसे नज़र का धोखा कहकर टाल भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धोखे का बाकायदा एक साइंसी नाम भी है? तो जनाब इसे आपको बता दें कि फेस पेरिडोलिया कहा जाता है। और ये महज एक कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हमें हर बेजान चीज़ में चेहरा ही क्यों नज़र आता है। इसके पीछे हमारे दिमाग की एक ख़ास प्रोग्रामिंग वो काम कर रही होती है। और एक नई तहकीक के मुताबिक 90% लोगों को चीज़ों में कम से कम एक चेहरा ज़रूर नज़र आता है। अब अपने मोहब्बत करने वालों के चेहरे ना देख लीजिएगा। माहिरीन का कहना है कि ऐसा उस वक्त होता है जब अशिया जो है बहुत ज़्यादा मुतवाज़िन या सिमेट्रिकल होती है। और दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर उन अशिया में नौजवान या खुशबाश चेहरे तलाश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ अपने अपने मोहब्बत करने वाले ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ में नाक जैसी शबी जो है वो वाजे हो तो हमें गुस्से में या बूढ़ा चेहरा जो है वो नज़र आने लगता है। तो अगर आपको भी चीज़ों में चेहरे दिखते हैं तो समझ आएँ कि आपका दिमाग जो है वो बहुत फ़ाल है और हर जगह ज़िंदगी की तलाश कर रहा है। और ऐसा नॉर्मली वैसे होता है। मेरा दिमाग तो बड़ा फ़ाल है वैसे। उज़ैर, आपको किस में क्या नज़र आता है ये बताएं, एक्सप्लेन करना चाहें? मुझे तो बादलों में भी चेहरे नज़र आते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कार्टून्स जो देखे होते हैं वैसे भी घोड़े, आपको इस तरह की भी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। महलों की रानी को घोड़े नजर आ रहे नहीं, वैसे मुझे कार्टून हो सकता है यूनिकॉर्न आपको नजर आ रहा हो कि जो आपको आसमानों की सैर कराए, नीचे करवाएगा। वाकई ये बड़ी जबरदस्त। आपको कभी वैसे ऐसा नहीं फील? मैं तो बता रहा हूँ कि घोड़े वगैरह बादलों पे देख के मुझे अंदाजा हो रहा होता है कि जनाब ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। किसी सल्तनत के बादशाह रहे, आपको घोड़े नजर मुझे तो नहीं, मुझे तो कार्टून ही नजर आते। क्या करें, बस छोटी मोटी चीजें हैं। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम अक्सर लोगों को देखते हैं जो चाबियां कहीं रखकर भूल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फ़ोन जो है वो कान पर लगा होता है और मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं कि मेरा मोबाइल किधर है। तो लोग इसे समझते हैं कि जी उम्र बढ़ रही है, शायद इसका असर आ रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यही छोटी छोटी जो भूल चूक होती है एक ऐसी संगीन बीमारी की दस्तक दे रही होती है जिसे तिब्बी दुनिया में हम डेमेंशिया कहते हैं। और ये महज भूलने का नाम नहीं बल्कि ये इंसान के सोचने, समझने और रोज़मर्रा के फैसले करने की सलाहियत को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। और कुछ लोग इसे अल्जाइमर से भी तशबीह देते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी क्या हो सकती है आज हम डिस्कस करेंगे। और अहम बात ये कि बार बार भूलना डेमेंशिया नहीं होता और डेमेंशिया अल्जाइमर नहीं होता। इन दोनों के दरमियान एक बड़ी थिन लेयर है जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या सही वक्त पर तशखीस और न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट इस अमल को स्लो डाउन कर सकती है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमें ज्वाइन किया मुल्क के नामवर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन प्रोफेसर एस रज़ा खैरात रिजवी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि बिखरती हुई याददाश्त को सहारा कैसे दिया जा सकता है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आम तौर पर लोग नॉर्मल एजिंग और डायमेंशिया में फ़र्क नहीं कर पाते कि वो कौन सी ख़ास सिम्टम्स हैं जो बताती है कि अब ये सिर्फ भूलना नहीं रहा बल्कि ये बाकायदा एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है।
बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अपने गेस्ट से भी बात करेंगे उज़ैर। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अब तो ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं और पास ही रखी होती हैं। और पहले तो होता था ना, जो चीज़ नहीं मिल रही वो अम्मी को बुलाना और अम्मी ने ढूंढ लेनी है। ये तो चले एक चाइल्डिश बिहेवियर होता है, हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। और समटाइम्स जब हम यंग एज में बढ़ रहे होते हैं, उम्र बढ़ रही होती है, तो अब नौजवानों में ये एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है जिसमें हम फ़र्क करना भूल जाते हैं। आजकल के जरा देखें ना, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आई है। उसमें अब ये हो गया कि आप सोच रहे होते हैं यार आपने किसको मैसेज करना था, किससे आपने बात करनी थी, किससे आपने जरूरी काम जो है वो डिस्कस करना था, आपको यही याद नहीं आ रहा होता। सबसे ज्यादा पता है क्या इरिटेटिंग होता है, किसी ने आपको कहा मैंने आपको कुछ बताना है, आप पूरा दिन उस तजस्सुस में रहेंगे और रात को कहेगा मैं भूल गया, तो आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। डॉक्टर साहब ने जी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर कहिएगा, आमतौर पर लोग जो है वो नॉर्मल एजिंग और डेमेंशिया में फर्क नहीं कर पाते हैं, तो अलामात बताइएगा वो कौन कौन सी हैं जिसमें हम फर्क कर सकते हैं, और भूलना जो है वो एक बीमारी हो सकता है, ये कितना अलार्मिंग है? देखिए जी, डायमेंशिया जो है ना, ये एक भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं। दिस इज मेनली एज रिलेटेड, उम्र के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है। लेकिन यंग एज के अंदर हम चूंकि चीजों में बहुत ज्यादा प्री ऑक्युपाइड होते हैं, तो बहुत सी दफा ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारे काम करने और बीच में से मैं एक आध काम भूल गया, उसे हम डायमेंशिया लेबल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड प्री ऑक्युपाइड, कि पहले से आपका इतनी सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी चीजों में से एक आध चीज आप भूल जाते हैं, तो वो डायमेंशिया की लेवल में नहीं आता। लेकिन हाँ, अर्ली एज में डायमेंशिया हो सकता है, जिसकी वजूहात में जो है आपका कभी कभार अगर सर में चोट लग गई है, वो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डायमेंशिया की तरफ ले जाता है, क्योंकि दिमाग सिकुड़ने लगता है। और दिमाग सिकुड़ने की वजह से आपकी एक रिटेंशन जो होती है दिमाग की, वो अफेक्ट होती है। और सबसे पहले जो अफेक्ट आता है वो आता है रिसेंट मेमोरी पे। जो अभी जैसे सुबह आपने नाश्ता किया, तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगा आपने नाश्ते में क्या किया था, बोलेंगे यार नाश्ते में क्या किया था, आई डोंट रिमेम्बर। तो मतलब ये ना कि ये दिस इज डायमेंशिया। ये नहीं कि अच्छा यार मुझे वो 4 काम आपने दिए थे, मैंने 3 की 1 भूल गया। दिस इज यू मे बी प्री ऑक्युपाइड, आप किसी काम में मसरूफ है जिसकी वजह से आपसे वो काम रह गया। तो दिस इज डिफरेंस। अच्छा, उस पर कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी या कोई कॉज आपको मिलनी चाहिए। यूजुअली कुछ वेरी वेरी रिमोट केसेस, लिटिल चांस होता है कि अर्ली एज जिसे हम कहते हैं 40s में आप डायमेंटिक हो जाए या आपको भूलने की बीमारी लग जाए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं ऐड करता चला जाऊंगा जिसको कि ना आप ना हम अहमियत देते हैं, वो है हमारा लाइफ स्टाइल। सही। देखिए जी, हम ये चीजें खुद पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, हम ये चीजें खुद बना रहे हैं अपने अंदर। वी आर डेवलपिंग, बिकॉज मेरा लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल ये है कि सुबह आप काम पे निकलते हैं, मैं काम पे निकलता हूँ, दिन भर खाता पीते हैं, कोई डाइट का प्लान नहीं है, जंग चल रहा है, सब चल रहा है, और रात को आके खा पी के सो जाते हैं। ये बोलते हैं यार हम दिन भर तो चलते रहे, हमारी तो एक्सरसाइज होगी। नो, आप उसे फिजिकल वर्क नहीं कहेंगे। आप जो भी खाते हैं, जितना भी खाते हैं, जितनी भी कैलोरीज खाते हैं, उनमें से आपको बर्न आउट करना है। ठीक है, मैं हर टाइम जो ग़िज़ा ले रहा हूँ ना, उसमें से सर्टेन अमाउंट मेरी बॉडी में रिटेन हो रहा है, जो कि मुख्तलिफ फॉर्म में होता है, और वो मेरी बॉडी को एक तरह से उसके लिपिड्स को भी बढ़ा सकता है, उसके कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा सकता है। एंड देन होता ये है कि जब लिपिड्स बढ़ता है तो आपका लिपिडीमिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपकी शरीर में ब्लड की सर्कुलेशन अफेक्ट करती है, शुगर के अपने इफेक्ट्स आते हैं, फिर साथ साथ इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर आ जाता है। अब ये तमाम तरह चीजें जो है ना हमारे ब्रेन की सर्कुलेशन को अफेक्ट करती हैं। जैसे जैसे ब्रेन की सर्कुलेशन अफेक्ट होती है, आपके ब्रेन की ऑक्सीजनेशन कम होती है, और एक सेल्फ जनरेटेड प्रोसेस ब्रेन के अंदर होती है जो कि ब्रेन के टिश्यूज को कॉन्स्टेंटली, स्लोली, ग्रेजुअली डीजनरेट करना शुरू कर देती है, और ब्रेन के अंदर एट्रोफिक चेंजेस यानी कि सूखना को शुरू कर देती है, सुखाना शुरू कर दी है। एक एज रिलेटेड होती है, और एक हमारी जो चीजें होती हैं उसकी वजह से होती है। और उसमें ये होता है कि आपका जो सबसे ज्यादा मोर अफेक्टेड एरिया है वो आपका फ्रंटल एरिया होता है, बिकॉज हमारी मेमोरी जो है वो फ्रंटल में होती है। और उसकी वजह से हम जो है रिसेंट चीजों को पहले भूलना शुरू करते हैं। मैं आपसे 20 साल पुरानी बात पूछूंगा, आप मुझे सब कुछ बता दोगे, लेकिन मैं आपसे कल की बात पूछूंगा या आज की बात पूछूंगा तो वो शायद आपको सोचने में टाइम लगे। तो ये सिम्टम्स है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूँ जो कि हमारे लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है, वो ये है
कि देखिए डायमेंटिक चेंज या भूलने की बीमारी, ये इसमें एक चीज आती है जिसे हम बहुत बिल्कुल हमारे बहुत सारे फिजिशियन लेवल पे भी इस चीज को कंसिडर नहीं करते, विच इज कॉल्ड नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, यानी एनपीएच कहते हैं। उसके 3 डॉक्टर टाइप्स साहब, होते हैं। अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि 20 साल पुरानी चीज़ आपको याद होगी लेकिन रिसेंट में जो कोई चीज़ हुई है वो आपको याद नहीं होगी। कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनसे अब्रप्टली अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई भी चीज़ आपसे पूछ लेते हैं, तो शायद उन्हें प्रोसेस करने में टाइम लगता है और वो जवाब नहीं दे पाते, और वो ये शिकायत करते हैं कि मुझे बिल्कुल याद था लेकिन आपने अचानक पूछा है तो मेरे ज़हन में वो चीज़ नहीं आ रही, चाहे जनरल नॉलेज की चीज़ है या उनसे रिलेटेड है। तो ये भी क्या किसी दिमागी मसले की निशानी हो सकती है? तो इसे बेहतर किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको इसमें तो ये बात नॉलेज की होती है। वंस जी, हमें कोई जनरल नॉलेज की चीज का पूछ रहे हैं ना, लाजमी तौर पे मुझसे आप कोई ऐसी चीज पूछते हो जो मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, तो मैं सोचूंगा, फिर मैं बोलूंगा यार मुझे याद नहीं रही है। पर एक तो अपने आप को आदमी ये समझ ले कि बचाता है कि एम्बैरेसमेंट से कि मुझे नहीं पता और मैं आपको, और दूसरा यकीनी तौर पे रिकॉलिंग जिसे कहते हैं वो अफेक्ट हो सकती है। सही। क्योंकि ब्रेन के जो हिस्से हैं ना, दे हैव डिफरेंट एरिया फॉर डिफरेंट फंक्शंस। एक एरिया होता है जहां वो चीजों को रिसीव करके आगे डिलीवर करता है। ठीक। अब इस एरिया के अंदर हो सकता है कि जिसे हम एक मिसाल में छोटी सी आपको, नॉमिनल एफेजिया, यानी कि मुझे नाम मैं लिख दूंगा नाम आपको, लेकिन नॉमिनल एफेजिया मतलब मेरी वो एरिया इन्वॉल्व हो गया है जहाँ के मैं नाम बताने की सलाहियत रखता हूँ, वो मैं नहीं बता पा रहा। इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर एक एरिया होता है जहाँ हम चीजें रिसीव करते हैं और आगे डिलीवर करते हैं, बीच में फाइबर्स होते हैं। अब अगर किसी वजह से भी उन फाइबर को डैमेज हुआ या चोट से या किसी और रीजन से, कोई ट्यूमर से, किसी से, तो आप मुझे सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ और जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ तो रहा हूँ। आप मुझे कलम देंगे, मैं आपको लिख के जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं आपको बोल के वो जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मेरी एक्सप्रेशन, मतलब मेरी बोलने की सलाहियत अफेक्टेड है, और मैं वो जो पीछे मुझे कमांड मिल रही है वो आगे तक पहुंच नहीं रही है। तो मैं ऑल फॉल, लेकिन जब मैं आप कलम मुझे देंगे तो मैं आपको चीज देंगे, हर चीज डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। और वाकई जी, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती जा रही है, जितना रील्स का दौर है, 2 मिनट में स्क्रॉल किया, देखा और फिर भूल गए। आपको हम सुबह याद नहीं होता कि आप रात को आपने कौन सी रील देखी है, आपने क्या चीज की है, आपको याद ही नहीं होता सुबह। ब्रेन का यूजेज बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में ये ज्यादा हो रहा है। अदरवाइज अपनी डाइट का भी आपको ख्याल रखने की जरूरत है, हर चीज आपकी डाइट और लाइफ। देखिए, आप एक्सरसाइज करेंगे ना हम, तो ये आप समझते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप दिन भर अगर कोई काम करें तो आप समझते हैं किससे भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, या ये आपका वर्कआउट का मुतबादिल है, तो ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर कोई वर्कआउट करेंगे, चाहे आप जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है वो आपके दिमाग तक भी जाती है और आपके दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। तो इसलिए लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल की बात हो रही है तो सुबह उठ के जो पहला काम होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और पहला काम ये होता है कि हमें चाय कॉफ़ी की तलब होती है, और सुबह का वक्त होता है, जैसे ही आगाज़ होता है हमारी ख्वाहिश होती है मैक्सिमम लोगों की कि जी चाय की खुशबू जो है वो बस आपके घर में होनी चाहिए, चाय की कॉफ़ी जो है आपके पास होनी चाहिए, पूरा दिन जी आप एक्टिव रहेंगे, आपका ये माइंडसेट होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी ये पसंदीदा आदत आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट छीन रही है? और अगर हम कॉफ़ी पीने के फ़ौरन बाद ब्रश करने भागते हैं कि ये सोचकर जी दांत साफ़ हो जाएंगे और वो जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। हमारी एक छोटी सी लापरवाही दांतों की जो है वो उस कुदरती ढाल को ख़त्म कर रही है, जिसे हम एनामल कहते हैं। और फिर ये शिकायत करते हैं कि जी महंगे टूथपेस्ट भी हम इस्तेमाल करें, लेकिन दांतों का जो पीलापन है वो दूर नहीं हो रहा है। और महाम अमरीकी डेंटिस्ट डॉक्टर मार्क ने इस पर एक बड़ी दिलचस्प रिसर्च भी की है। वो ये कहते हैं कि कॉफ़ी की तेजाबियत दांतों की ऊपरी तह को आरसी तौर पर सॉफ्ट करती है, और अगर हम उसी वक्त ब्रश करें तो हम दांत साफ नहीं बल्कि उन्हें रगड़ कर जख्मी कर रहे होते हैं। और मशवरा उनका बड़ा सादा है, या तो कॉफ़ी से पहले ब्रश करें ताकि बैक्टीरिया की तह ख़त्म हो जाए, या फिर कॉफ़ी पीने के बाद कम से कम आप 40 मिनट का इंतज़ार करें। अगर वक्त नहीं है तो कॉफ़ी के साथ पानी के घूंट भरें ताकि आप ऑयल से कुल्ली करें, और आपकी सुबह की एक छोटी सी तब्दीली, यानी पहले ब्रश और फिर कॉफ़ी, आपके दांतों को तवील अरसे तक मजबूत, सफ़ेद और चमकदार रख सकती है। तो जनाब ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपके अपने हाथ में हैं, और दांत भी महफूज रहते हैं। अक्सर हम महंगी अद्वियात और मुश्किल डाइट प्लान्स के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भी सोचें कि तंदुरुस्ती का जो राज है वो आपकी किचन की घड़ी में छुपा हो सकता है। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे कि वक्त पर खाओ
खाओ, वक्त पर सो जाओ। और आज की जो जदीद साइंस है वो भी इसी पुरानी बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर रही है कि माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि अगर आप मुसलसल 90 डेज़ तक सिर्फ एक ही वक्त पर खाना खाने की आदत डाल लें तो आपका जिस्म एक ऐसी घड़ी के ज़ेर असर आ जाता है, ताबे हो जाता है, जो आपके हाज़मे और तवानाई को खुद ब खुद कंट्रोल करने लगती है। और ये महज एक आदत नहीं है, ये एक मुकम्मल तरीका इलाज। और उज़ैर, जितने भी माहिरीन हैं वो यही कहते हैं ना कि आपकी बॉडी का क्लॉक सेट करने की ज़रूरत होती है। और तहकीक के मुताबिक पहले चंद हफ्तों में आपके भूख के जो हार्मोन्स हैं वो एक ख़ास रिदम में आ जाते हैं और जैसे वक्त बे वक्त खाने की जो ख्वाहिश है वो ख़त्म हो जाती है। और जब आप एक माह मुकम्मल करते हैं तो ब्लड शुगर जो है वो मुतवाज़न हो जाता है और 90 दिन बाद आपका जिस्म जो है इजाफी तवानाई को चर्बी की सूरत में ज़ख़ीरा करना कम कर देता है। और माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ खाने का वक्त दुरुस्त करना कोई जादुई हल नहीं है, लेकिन ये सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की बुनियाद ज़रूर बन जाता है। तो अगर आप भी सेहतमंद और चुस्त रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो आज से ही अपने खाने का वक्त मुकर्रर करें। आपने ब्रेकफास्ट जो है वो इस वक्त करना है, लंच इस टाइम करना है और डिनर इस टाइम करना है, तो शायद ये हो सकता है कि ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसके साथ साथ हेल्दी भी खाना है, ये नहीं कि आप जंक फूड खा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं तो वक्त टाइम पे खा रहा था मैं। तो ये ज़रूर आप ख्याल रखें कि अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी ग़िज़ा खाएं। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। तारीख के औराक में कुछ ऐसे राज पोशीदा हैं जिनका जिक्र आसमानी किताबों में तो मौजूद है, लेकिन इंसानी आंख सदियों से इनकी तलाश में है। ताबूत सकीना भी ऐसा ही एक राज है जो बनी इसराइल के लिए इत्मीनान और बरकत की वो निशानी थी जिसके सामने दुश्मनों के लश्कर ढेर हो जाते थे। कुरान मजीद की सूरह बकरा में इसका जिक्र एक मौजज़े के तौर पर मिलता है कि जब ये छिन गया तो फरिश्ते इसे दोबारा वापस लेकर आए। और नाज़रीन, इसकी पुरअसरारियत आज भी बरकरार है। दुनिया भर के मुहक्किकीन और आसार कदीमा के माहिरीन इसे तलाश करें, लेकिन इसका मकाम आज भी एक राज है। और कुछ रिवायात इसे ज़मीन के नीचे तो कुछ इसे किसी पोशीदा गार में बताती हैं। और इस मुक़द्दस संदूक की तारीख़ और इसकी अहमियत और इसके मुस्तक़बिल से जुड़े सवालात पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि हदीस की रोशनी में इस अजीम निशानी की क्या हकीकत है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताएगा कि सकीना से मुराद क्या है और ताबूत सकीना के नाम के पीछे क्या राज छुपे हैं? सकीना से मुराद तो है इत्मीनान, कल्ब की जो इज़दरार की या बेचैनी की कैफियत हो वो ख़त्म हो जाए और सुकून और इत्मीनान आ जाए, इसको कहते हैं। ये जो ताबूत है इसके दो पहलू हैं डिस्कस करने के। एक इसका है कुरानिक पर्सपेक्टिव, सूरह बकरा जिसका आपने हवाला दिया ना, ये कुरान मजीद में इसका जिक्र है। दूसरा इसका है हिस्टोरिकल पे, जो इसका पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड है। तो जैसे आप कहीं पहले कुरानिक शुरू कर लेते हैं जी, उसके बाद फिर इसकी स्टोरी पे आ जाए। कुरान मजीद इसको एक ख़ास तनाजुर में ज़ेर बहस लाया। होता यूँ है कि बनी इसराइल पर एक बादशाह था जिसका नाम था जालूत, बड़ा जालिम, और उसकी कौम का नाम था अमालका। वो मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे रूम के किनारे पे आबाद थी। ये कौम इन बनी इसराइल की जब बद किरदारियाँ, बेहयाइयाँ, अम्बिया को कत्ल करना, अम्बिया की नाफरमानियाँ हद से बड़ी, तो फिर अल्लाह ताला का ये मंशा होता है कि वो कौमों को अजाब लाते। तो उस पर वो जो बादशाह था और उसकी कौम थी वो अजाब बन के टूटी। उन्होंने हर शय को तहस नहस कर दिया, हत्ता कि कोई बच्चा नहीं छोड़ा, कोई मर्द नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। और वो संदूक जो था, जो बनी इसराइल के लिए मुकद्दस था, उसको भी उठा के वो ले गए। अच्छा, अब क्या होता है? अब ये होता है कि वो जब संदूक लेके वापस पहुंचते हैं तो वो संदूक अपना वो सबको मार देते हैं। अब जब वो सबको मार देते हैं तो अब बनी इसराइल में कोई नबी नहीं रहता। नबी के ख़ानदान से एक औरत रहती है जो हामला होती है, उसके शौहर को भी मार दिया जाता है। उसके यहाँ बेटा पैदा होता है जिसका नाम शमूएल रखा जाता है। मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है, बुक ऑफ शमूएल इसके अंदर भी है, बुक ऑफ सैमुएल जिसको ये आमतौर पर बोलते हैं। अच्छा, ये क्रिश्चियंस ना बाइबल के अंदर मौजूद है। वो शमूएल पैदा होते हैं तो वो उनकी वालदा उनको चर्च में एक पादरी के पास तालीम और तरबियत के लिए छोड़ देती। जब वो बड़े होते हैं तो वो रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उनको पुकारती हैं उनके उस्ताद की आवाज़ में। उस्ताद साथ सोए होता है, वो उस्ताद को जगाते हैं, आपने मुझे बुलाया? वो कहते हैं नहीं। फिर दूसरी दफ़ा ऐसा होता है, वो समझ जाते हैं मामला कोई और है, वो कहते हैं अब अगर मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुमने नहीं आना। हत्ता कि तीसरी दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको बताते हैं कि मैं जिब्राइल हूँ और तुम अल्लाह के नबी हो, और तुम जाके अपनी कौम को उन चीज़ों से बाज रखो जिन बदआमालियों में वो शिकार है। अब वो अपनी कौम की तरफ जाते हैं। तो अब बनी इसराइल का जो
साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो आपने कल के मुज़ाकरात में भी देख लिया, ये सौखे से मानने वाले नहीं होते। अब ये मर रहे थे कि उन्होंने हम पर हमला कर दिया, हमारे पास अल्लाह की रहनुमाई नहीं है। अल्लाह की रहनुमाई, नबी आया तो उसको कहते हैं तुझे अल्लाह ने इतनी जल्दी नबी कैसे बना दिया, तो छोटी उम्र का है अभी। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। वो कहते हैं अच्छा अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो फिर ऐसा करो कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो। ठीक है। अच्छा, अब नबी खड़ा है, नबी को मानने के लिए शर्त देखे बादशाह मुकर्रर। ये वही वाली बात है ना कि वो बछड़ा कैसा हो, हाँ। कलर कैसा हो। अब क्या हुआ, अच्छा बनी इसराइल में एक स्ट्रक्चर भी था। बनी इसराइल में जो निज़ाम हुकूमत होता था वो एक बादशाह के पास होता था और निज़ाम मज़हब एक नबी या किसी मजहबी पेशवा के पास होता था। अब क्या हुआ, हज़रत याकूब की नस्ल से लावी बिन याकूब, इसकी नस्ल से बनी इसराइल के अंबिया थे कसरत से, और हज़रत याकूब का बेटा जो यहूदा था उसकी नस्ल से बादशाह थी। अब क्या होता है, ये जब हज़रत शमूएल को कहते हैं कि तुम हमारे लिए, आप हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें, वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला इनके लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर, ये तो नहीं चलने वाले मेरे साथ। तो अल्लाह ताला फिर उनको बताते हैं कि मैंने तालूत को इनके लिए बादशाह मुकर्रर किया। उससे पहले हज़रत शमूएल पूछते हैं अगर मैं बादशाह मुकर्रर करवाऊँ और अल्लाह कर दे तो क्या तुम उसको मानोगे, क्या उसके साथ जिहाद करोगे और जालिम कौम को कुचलोगे, ये नो के बाद में पीछे होके बैठ जाओ। तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, उसने तो हमारे बच्चों को मारा, हमारे बड़ों को मारा, हमारे जनाब घरों को उजाड़ा, हम उसके साथ लड़ेंगे। जब वो आ गया, हज़रत वही नाजिल हो गई कि तालूत को अल्लाह ने तुम्हारा बादशाह बनाया, इसके साथ चलो। तो वो कहते हैं ले तालूत को क्यों बना दिए, क्या यहाँ पे भी एतराज़, तालूत को क्यों बना दिए। वो कहते हैं ये ना लावी बिन याकूब की नस्ल से है, न यहूदा बिन याकूब की नस्ल से है, ना ये कोई बादशाह है, ना वडेरा है, ये तो एक मजदूर आदमी है, खेती बाड़ी करता है, इसको क्यों बादशाह बनाए। अल्लाह ने बताया कि ये जिस्म में तवाना है, जसीम है, और इल्म में तुम सबसे बढ़ के, लिहाजा इसके पीछे पूछो। उन्होंने कहा हम इसको तब मानेंगे हमें कोई निशानी बताओ। निशानी बताओ। पहले नबी की निशानी बादशाह होगा, फिर बादशाह आ गया, अब उसकी निशानी बताओ। ये इनके नफ्सियात है बनी इसराइल की हमेशा से, यहूद और नसारा की। अल्लाह ताला क्या उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने फरमाया इनको बता दो कि एक यहाँ संदूक की एंट्री होती है। अच्छा। एक संदूक आएगा, अच्छा, वो तालूत के दरवाजे पर आएगा और वो तालूत की सच्चाई की गवाही होगी। अब क्या होता है, दूसरी तरफ चलिए, वो संदूक को वो अमालका लेके अपने साथ चले गए जब हमला किया और इनको तबाह बर्बाद किया। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब वो उस ताबूत को उन्होंने जाके गुस्ताखी की, जाए उनके तो इससे कोई अकीदत नहीं थी, उन्होंने उसको उठा के गंदगी में फेंक दिया। वो जिस शहर में उसको रखते उस शहर में वबा फूटती, इतनी वबाएं फूटती, लोग मरते, नौजवान मरते, हत्ता के जानवर मरते, और लड़खड़ा के उस सड़क पर जानवर चलते। वो उस संदूक को उठा के दूसरे शहर में फेंक देते। 5 बस्तियां उजड़ी हैं उमैर साहब, 5 बस्तियां, हत्ता कि उन सबको यकीन हो गया कि ये अजाब इस संदूक की वजह से है। उन्होंने कहा इससे जान छुड़वाओ। अच्छा। उन्होंने 2 बैल लिए, उसके पीछे जो बैलगाड़ी टाइप होता है वो फट्टा बांधा, उस पर संदूक रखा और उसको उस बस्ती की तरफ जिससे लाए थे, बनी इसराइल की बस्ती की तरफ हाँक दिया। अल्लाह ने मलाइका को, यहाँ से वो एंट्री है जो आपने इंट्रो में कहा, अल्लाह ने मलाइका से कहा कि इन अब बैलों को हाँक कर तुम बनी इसराइल में तालूत के दरवाजे पर ले जाओ। जैसे ही वो बाहर निकले तो इधर वही आ गई। हज़रत शुमैल ने कहा कि वो जो तुम्हारा मुकद्दस संदूक था और वो गुम हो गया था, इसके सच्चे होने की दलील ये है, अब वो उसके दरवाजे पे आया खड़ा। दरवाज़ा खोला तो वो संदूक यानी कि ये संदूक जो था तालूत से ही कनेक्टेड था, तालूत किसी से और के पास जाता तो उसकी फिर चीज़ें भी बदल जाती। अब ये था, ये है उस संदूक का कुरानी पस मंज़र। अब इस संदूक के अंदर था क्या, इसके अंदर ऐसी इसकी मिस्ट्री क्या है, क्यों इसके लिए लोग इतने ज़ेर बहस लाते। ये बुनियादी तौर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब आए थे तो 2 चीज़ें साथ थीं, एक हजर अस्वद और एक ताबूत सकीना। ये ताबूत साथ लाए। अच्छा। इसमें हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक तमाम अंबिया की तस्वीर थीं जो मुख्तलिफ नगों के अंदर उसके अंदर मौजूद थीं, और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर उसके अंदर सुर्ख याकूत के सुर्ख अकीक के अंदर मौजूद थी, और सहाबा कराम को जमात करा रहे थे, क़याम की हालत में थी। आइमा ने लिखा सब की थी। फिर हर नबी इसमें अपनी कुछ ना कुछ रखता रहा। हज़रत आदम ने भी अपनी चीज़ें रखी, हज़रत शीस ने, बाद में चलते चलते ये बग़ैर किसी इनक़िता के हज़रत मूसा तक पहुँचा। हज़रत आदम से इसमें हज़रत मूसा की वो 10 कमांडमेंट्स जो आसमान से आई थी वो भी तख्तियाँ मौजूद थी ओरिजिनल। मन और सलवा ऊपर से खाना आता था, मन भी थोड़ा सा मौजूद था, सलवा भी, और वो बर्तन भी मौजूद था जिसमें वो आता था। हज़रत याकूब, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा,
उसमें मौजूद था। हज़रत मूसा का वो असा जो सांप बन गया था जी वो उसके अंदर मौजूद। हर नबी के तबर्रुकात थे। बनी इसराइल का तरीका ये होता था कि जब कहीं मार का होता वो उसको सामने रखते अल्लाह से दुआ करते। उसकी बुनियाद वो एक बहुत मिस्टीरियस और बड़ा ही अल्लाह का जिंदा मौजज़ा था। उस संदूक की बुनियाद पर ये 10, 100, 100 होते और वो 1000 होते तो ये फतह याब हो जाए। अच्छा, फिर ये संदूक उनमें फैसले करता। बनी इसराइल में कोई लड़ाई हो जाती दो कबीलों में, वो संदूक सामने रखते और उसके सामने बैठ के, ये मौजज़ा था, उसके सामने बैठ के दोनों अपना मौक़िफ़ देते। तो वो सही और गलत का फैसला करता था, हक और बातिल का फैसला करता था। अगर कहीं वबा फूटती किसी शहर में तो जिस शहर में ये संदूक रख देते वहाँ से वबाएं ख़त्म हो जाती। वाह। बीमारों को उसके ज़रिए, उसके दुआ मांग के, उसके ज़रिए से अल्लाह ताला से शिफा मांग। तो ये उसका पूरा हिस्टोरिकल पस मंज़र था। हज़रत मूसा तक ये बग़ैर इनक़िता के आया। हज़रत मूसा ने जब ये फ़िरौन के साथ मामला हुआ और अपनी पूरी कौम को लेकर दरिया के आगे गई और फ़िरौन की कौम गर्क हो गई, तो ये एक मैदान में पहुँचे सहराए सीना में। अब ज़ाहिर है संदूक साथ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उन्होंने खैमा बांधा, उस खैमे में इस संदूक को रख दिया। तो बनी इसराइल सदियों तक हमारा किबला काबा है, बाद में किबला बना बैतुल मक़दिस। इनका किबला वो खैमा था जिसमें ये संदूक पड़ा था और वो एक तवील अरसा जहाँ भी होते उसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे। हज़रत मूसा के बाद हज़रत जब सुलेमान, हज़रत दाऊद का ज़माना आया तो वो बादशाह भी थे, उनके पास अख्तियार था। उन्होंने वो संदूक उठा के सहून नामी एक पहाड़ है जिससे ये सहूनी बने हैं। अच्छा, यरूशलेम के अंदर है, फ़लस्तीन के अंदर है, बैतुल मक़दिस के अहाते में है। उस पर रख दिया और ख़ूबसूरत ताकि मैनेज हो जाए, ये चीज़ें हो जाएं। ठीक हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बैतुल मक़दिस की इमारत बनाने का इरादा किया और उस इमारत में एक कमरा जिसका नाम कुद्स था, बैतुल मुक़द्दस उस कुद्स से बना। ठीक है, ठीक। उन्होंने वो कमरा बेसमेंट में बना के फिक्स कर दिया कि ये संदूक उसी कमरे में रखा जाएगा। उसके बाद फिर तबाहियाँ हुई, दर तबाहियाँ, फिर बख्त नसर ने आके तबाही की तो वो पूरा हैकल तबाह कर दिया। इस वक्त जो दीवार गिरिया खड़ी है, कहते हैं ये उस कुद्स कमरे के ऊपर खड़ी हुई है जिसके नीचे ताबूत सकीना मौजूद है। ओके ओके, तो यानी ये वहाँ पर जाकर फिर अपनी इबादत करते हैं। हाँ, इसी निस्बत से, क्योंकि पहले भी ये उसी संदूक की तरफ रुख करके इबादत किया करते थे। अच्छा, तो फिर ये किस तरह से बाद में इंसानी नज़रों से ओझल हो गया ताबूत, और इसकी तलाश के लिए क्या बनी इसराइल ने कोई कोशिशें भी की दोबारा से? ये जो कुछ हो रहा है ये उसकी तलाश के लिए हो रहा है। अच्छा, लगातार उसकी वो ये कहते हैं कि जब ये हमारे पास पहुंचेगा, हमने जिस तरह लास्ट एपिसोड में कहा, उसके बाद वो 9 हाइफर्स की कुर्बानी कर चुके हैं, 10वीं की करेंगे, ताबूत को सामने रखेंगे, ग्रेटर इजराइल का माज़अल्लाह ख्वाब को सच करेंगे और फिर वो चलेंगे और जहाँ पर वो जाएंगे उनका सिक्का चलता जाएगा। ये उनका मानना है। तो लिहाजा वो इसीलिए उसको ढूंढ रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि जब तक फ़लस्तीन पूरे पर उनका कब्ज़ा नहीं होता उस वक्त तक वो मस्जिद अक्सा को गिरा के अपना हैकल सुलेमानी नहीं बना सकते, और हैकल सुलेमानी बनाएंगे तो उनका ख्याल है कि वो नीचे से मिल जाएगा। अच्छा, इस पर बहुत सारी आरा हैं, इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं फ़लाँ शहर फ़लाँ शहर फ़लाँ, लेकिन कराइन ये बताते हैं। और मैं इसको समझ लें कि जितने मैं सोचता समझता हूँ, पढ़ चुका हूँ, बैतुल मक़दिस के अहाते के अंदर ही ताबूत सकीना मौजूद है। ये वो इलाका है कि हिस्टोरिकली ये इलाका जिसके पास रहा वो दुनिया पर रूल करता है। इस्लाम से पहले ये पर्शियंस के पास था, फिर रोमन्स के पास आया, रोमन का दुनिया पे रूल, फिर मुसलमानों के पास आया, मुसलमानों का दुनिया से रूल, फिर दूसरी जंग अजीम में मुसलमानों से गया और इनके पास आया, ईसाइयों और यहूदियों के पास, और उनका रूल। इसके अंदर कुछ ऐसा है। और ये एक अगली बात भी बताऊं, इस यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स एग्जिट का कोई वे आउट भी लगता है इसी के अंदर है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाने के लिए यहाँ पर पहले क्यों लाया गया? अल्लाज़ी बारकना हौलहू, अल्लाह ने कहा उस जगह ले जा रहे हैं जिसका इर्द गिर्द बरकत वाला है। तो ये बरकत ताबूत सकीना की बरकत है जो उसके अंदर मौजूद है, और यहाँ से फिर एग्जिट हुआ एक नई यूनिवर्स के अंदर। ज़बरदस्त, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू, और टाइम की किल्लत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और थैंक यू सो मच। वाकई बहुत से राज़ हैं और आने वाले वक्तों में ही पता लगेंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो चीज़ें बड़ी खूबसूरती से कादरी साहब ने हिस्टोरिकली भी और कुरान के मुताबिक भी और बिल्कुल सिलसिलावार उसको लेकर चलें और उसको बयान किया, और अब भी बताया कि जनाब अब भी वो कहाँ पर है और इसको हासिल करने के पीछे क्या मकासद है। तो बड़ी एक फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू थी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे आज के प्रोग्राम से। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।